नेक्स्ट जेएस के इस नए सेक्शन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि नेक्स्ट जेएस के अंदर सर्वर एक्शंस क्या होते हैं और कैसे हम सर्वर एक्शंस का यूज़ करके जो राउट हैंडलर्स का काम था, जो हम एपीआई राउट्स बनाते थे या फिर राउट हैंडलर्स बनाते थे, वो सारा काम डेटाबेस से इंटरैक्ट करने का काम, सर्वर पर कुछ भी स्टोर करने का काम, यूज़र को रजिस्टर करने का काम या लॉगिन करने का काम, ये सारा काम हम सर्वर एक्शंस के थ्रू करवा सकते हैं। और इस सेक्शन में भी हम अपने टू डू ऐप के साथ ही काम करेंगे। यहाँ पर मैंने टू डू ऐप का कोड ओपन करके रखा है। ये हमारा टू डू ऐप था जिसको हमने पिछले सेक्शंस में कंप्लीट किया था और डिप्लॉय किया था वर्सल के ऊपर। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस सेक्शन में हमारा गोल ये रहेगा कि यहाँ पर जो भी हमने एपीआई राउट्स बनाए हैं, ये एपीआई राउट है, जैसे कि लॉगिन का, लॉगआउट का, रजिस्टर का, टू डू का राउट है, फिर यूज़र का राउट है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, शायद गेट यूज़र कर रहे हैं ना। तो ये सारे काम हम उससे करवाएंगे, एक्शन से, सर्वर एक्शन से करवा के देखेंगे कि कैसे हम सर्वर एक्शंस का यूज़ करके एपीआई राउट्स को या फिर राउट हैंडलर्स को कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं। तो सर्वर एक्शंस एक तरह से रिप्लेसमेंट है एपीआई राउट्स का। कोई भी जो एपीआई होती है, वो क्या होती है? वो कुछ कोड होता है, उसके अंदर एक तो एंड पॉइंट होता है और एक कोड होता है, जैसे कि ये है लॉगिन का राउट। यहाँ पर एंड पॉइंट्स हमने क्रिएट करके रखे हैं, जैसे कि पोस्ट का एंड पॉइंट है। इसके ऊपर कॉल करके यूज़र अपना डेटा सेंड करके लॉगिन कर लेगा और ये कोड जो है, ये केवल और केवल सर्वर पर रन करेगा। ये जो भी बैकएंड का कोड होता है, जहाँ पर हम डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर हम डेटाबेस से फाइंड कर रहे हैं, ये सारा काम सर्वर के ऊपर होता है, क्लाइंट तक ये कोड नहीं जाता है, ठीक है? और सर्वर एक्शंस का भी काम ऐसे ही है। सर्वर एक्शंस का जो काम है, वो ऐसा है कि हम सर्वर के ऊपर कुछ फंक्शंस लिखेंगे और वो फंक्शन क्लाइंट साइड से कॉल किए जाएँगे। इस केस में हम सीधा कोड के अंदर से फेच रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, एक नेटवर्क रिक्वेस्ट सेंड करते हैं। सर्वर एक्शंस के अंदर भी ऐसे ही होता है, क्योंकि जो बैकएंड है वो तो कंप्लीटली दूसरी मशीन के ऊपर है। फ्रंट एंड एकदम अलग मशीन के ऊपर है। दोनों के बीच में कोई सेम एनवायरनमेंट नहीं है कि सेम ही कोई एनवायरनमेंट है, सेम ही कोड रन कर रहा है सबके ऊपर, ऐसा नहीं है। फ्रंट एंड का कोड अलग है होता है जब रन होता है, बैक एंड का कोड अलग रन होता है। सर्वर एक्शंस के केस में भी हम बिहाइंड द सीन्स ऑटोमेटिकली एक फेच रिक्वेस्ट भेजते हैं, पोस्ट टाइप की रिक्वेस्ट भेजते हैं और उसके अंदर अगर हमें कोई डेटा सेंड करना है तो वो डेटा सेंड करते हैं और सर्वर के ऊपर वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। हमें देखने में ऐसा लगता है, कोड का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा लगता है कि हम फ्रंट एंड से एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जो कि बैक एंड के ऊपर रखा है। लेकिन बिहाइंड द सीन्स वो रिक्वेस्ट है, नेटवर्क रिक्वेस्ट से ही काम होता है। एक बार हम यहाँ पर आते हैं, अपने क्रोम के अंदर यहाँ पे सर्च करते हैं, सर्वर एक्शंस इन नेक्स्ट जेएस। ये सर्च किया हमने और गेटिंग स्टार्टेड यहाँ पे ये दिखा रहा है, ठीक है? ये व्हाट आर सर्वर फंक्शंस। सर्वर एक्शंस को सर्वर फंक्शन भी बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे अ सर्वर एक्शन इज़ एन एसिंक्रोनस फंक्शन दैट रन्स ऑन द सर्वर। एक जो सर्वर फंक्शन होता है वो एक एसिंक्रोनस फंक्शन होता है और जब भी सर्वर फंक्शन बोला जाए तो आप सर्वर एक्शन और सर्वर फंक्शन दोनों ही सेम समझिए। एक माइनर सा डिफरेंस होता है, वो यहाँ पे लिखा है नीचे, जो भी डिफरेंस होता है अभी वो भी हम पढ़ेंगे क्या डिफरेंस होता है। दे कैन बी थ्रू कॉल्ड फ्रॉम क्लाइंट थ्रू अ नेटवर्क रिक्वेस्ट। तो इन फंक्शंस को हम कॉल करते हैं फ्रॉम क्लाइंट, अपने फ्रंट एंड के कोड से इस बैकएंड के कोड को, यानी कि सर्वर के कोड को कॉल करते हैं यूजिंग नेटवर्क रिक्वेस्ट, ठीक है? बिहाइंड द सीन्स ऑटोमेटिकली रिक्वेस्ट चली जाती है, हमें फेच कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे हम एपीआई राउट्स के साथ करते हैं। इन विच, इन विच नहीं लिखा है, विच इज़ व्हाई दे मस्ट बी एसिंक्रोनस। तो जो सर्वर फंक्शंस होते हैं ना, वो एसिंक्रोनस होते हैं क्योंकि नेटवर्क के थ्रू इनको कॉल किया जाता है, ठीक है? अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एक और लाइन लिखी है, इन एक्शन कॉन्टेक्स्ट और म्यूटेशन कॉन्टेक्स्ट। बेसिकली जब हम किसी भी सर्वर फंक्शन के ऊपर कोई डेटाबेस का काम काम करते हैं, कुछ हम अपडेट करते हैं, क्रिएट या रीड करते हैं, यानी कि हम सर्वर के ऊपर कुछ म्यूटेशन जब करते हैं, तब उसको हम सर्वर एक्शन भी बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सर्वर एक्शंस, यानी कि सर्वर एक्शन और सर्वर फंक्शन एक ही है, बस एक स्पेशल केस में जब हम उसके अंदर सर्वर के ऊपर कुछ म्यूटेशन करेंगे एक सर्वर फंक्शन के अंदर, तो उसी को हम सर्वर एक्शन भी बोलेंगे, ठीक है?
अब यहाँ पर और भी कई सारी चीज़ें लिखी हैं, हम ज़्यादा इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, हम चल के इसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है? मैं बताता हूँ इसको कैसे हमें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना है। तो अभी मैं एक काम करूँगा, ये जो रजिस्टर पेज है, इसका कोड मैं कॉपी कर देता हूँ या फिर इसके अंदर जो पेज फाइल है, इसको मैं कॉपी करके पेज बैकअप नाम से कर देता हूँ क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इस कोड की फिर से ज़रूरत पड़ेगी। ये पेज बैकअप, ये बस एक फ़ाइल है, ये इसका कोई पेज नहीं बनेगा एक्चुअल में कि पेज बैकअप नाम का कोई पेज बन जाए। बस मैं बैकअप के लिए ये फ़ाइल क्रिएट करके रख रहा हूँ, क्योंकि हम इस फ़ाइल से काफ़ी कोड रिमूव करने वाले हैं। तो सबसे पहला काम हम इस वीडियो में जो करेंगे, वो ये है कि हम इस क्लाइंट कंपोनेंट को हटाएँगे। सर्वर एक्शंस को यूज़ करने के लिए हमें एक सर्वर कंपोनेंट बनाना पड़ता है। हम सर्वर एक्शंस को एक सर्वर कंपोनेंट के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कैसे हम क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर सर्वर एक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। अभी के लिए मैं ये हटा दूँगा। अब ये हमारा पेज हो जाएगा सर्वर कंपोनेंट, और ये कौन-सा पेज है? ये रजिस्टर का पेज है, ठीक है? आपको भी रजिस्टर पेज कॉपी कर लेना है, मतलब बैकअप करके रख लेना है, और रजिस्टर पेज के साथ ही हम काम करेंगे। हम बेसिकली क्या करेंगे, हमारा इस वीडियो में ये गोल है कि अभी हमने वो रिमूव कर दिया ना, तो इसलिए एरर आ रहा है क्योंकि सर्वर कंपोनेंट के अंदर हम ये क्लाइंट कंपोनेंट के हुक्स यूज़ कर रहे हैं। तो एक बार मैं ये हटा देता हूँ और मैं बताता हूँ क्या गोल रहेगा हमारा। हमारा गोल ये रहेगा कि हम बिना ये हैंडल रजिस्टर फंक्शन का यूज़ किए, बिना इस एपीआई राउट का यूज़ किए, हम अपने सर्वर तक यूज़र की सारी इन्फॉर्मेशन सेंड करवा दें, ठीक है? हम यहाँ से फॉर्म को सबमिट करवाएँगे और फॉर्म का डेटा हमारे सर्वर तक आएगा। क्लाइंट से सर्वर तक हमारे फॉर्म का डेटा आ जाएगा, और उसके लिए हम एपीआई राउट्स नहीं यूज़ करेंगे, उसके लिए हम सर्वर एक्शंस यूज़ करेंगे, ठीक है? तो ये चीज़ मैं हटा देता हूँ, ठीक है? यूज़ क्लाइंट हटा देता हूँ। इस वीडियो में हम एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे, एकदम आसान तरीके से कि कैसे हम सर्वर एक्शंस को यूज़ कर सकते हैं। क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर कैसे यूज़ करना है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पर हम यूज़ स्टेट नहीं यूज़ कर सकते हैं, यूज़ राउटर भी नहीं यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये सारे क्लाइंट साइड के कंपोनेंट्स हैं, ठीक है? क्लाइंट साइड के हुक्स हैं। यूज़ राउटर भी यहाँ से हटाना पड़ेगा, यूज़ स्टेट भी यहाँ से हटाना पड़ेगा, और हैंडल रजिस्टर फंक्शन को भी नहीं यूज़ करेंगे, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है? और यहाँ पे जो ऑन सबमिट लिखा लिखा था, ऑन सबमिट, ये भी हटा देते हैं। अब यहाँ पर ये जो नेम वैल्यू है और यहाँ पर ईमेल है, ये सारी वैल्यूज़ अब हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है? ये सारी वैल्यूज़ क्योंकि हमने डिलीट कर दी हैं स्टेट के अंदर से, तो ये हटा देंगे। वैल्यू प्रॉप और ऑन चेंज प्रॉप, इन दोनों को हटा देंगे। वैल्यू प्रॉप और ऑन चेंज दोनों हटा देंगे, ठीक है? वैल्यू और ऑन चेंज दोनों हटा दिए हमने। अभी ये हमारा फॉर्म यहाँ पे खुल के आ जाएगा। मुझे बार-बार इसके अंदर टाइप ना करना पड़े। मैं काम करूँगा कि अभी के लिए पासवर्ड और ईमेल को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। या फिर मैं चाहूँ तो एक वैल्यू हार्ड कोड करके रख सकता हूँ। चलो मैं ऐसे ही हार्ड कोड कर देता हूँ, ठीक है? मैं यहाँ पर आऊँगा और वैल्यू की प्रॉपर्टी कर दूँगा। वैल्यू की प्रॉपर्टी को मैं प्रो कोडर कर दूँगा। इस तरह से ये वैल्यू की प्रॉपर्टी आ जाएगी यहाँ पे। लेकिन अभी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बोलेगा कि यहाँ पे यू प्रोवाइडेड वैल्यू प्रॉप एक वार्निंग बेसिकली दे रहा है। इसको हम चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, या फिर हम रीड ओनली प्रॉप ऐड कर सकते हैं जिसके कारण ये वार्निंग नहीं आएगी, ठीक है? तो एक काम करते हैं, हम रीड ओनली प्रॉप यहाँ पे ऐड कर देते हैं। बेसिकली मुझे बार-बार टाइप ना करना पड़े, उसी के लिए मैं ये दोनों चीज़ें लिख रहा हूँ, और वार्निंग ना आए उसके लिए मैं रीड ओनली लिख रहा हूँ, और बार-बार टाइप ना करना पड़े उसके कारण मैं यहाँ पे वैल्यू को हार्ड कोड कर रहा हूँ। और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, वैल्यू, वैल्यू की वैल्यू हो जाएगी procoder@gmail.com, ये हो जाएगा, और इसको भी हम रीड ओनली कर देंगे ताकि वार्निंग ना आए। यहाँ पर भी हम वैल्यू ABCD ये वैल्यू कर देंगे और रीड ओनली कर देंगे। तो हमारा फॉर्म फिल्ड रहेगा,
हमें बार बार फिल नहीं करना पड़ेगा और कोई वार्निंग भी नहीं आ रही है, सब कुछ सही है यहाँ पे। अब हम इस डेटा को सर्वर तक कैसे पहुंचा सकते हैं, ठीक है। इसके लिए हम एक सर्वर एक्शन क्रिएट करेंगे। और एक सर्वर एक्शन कैसे क्रिएट करना है, एक सर्वर एक्शन जो होता है वो एक फंक्शन ही होता है, उसको अपने सर्वर कंपोनेंट के अंदर क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैं एक फंक्शन क्रिएट करूँगा और ये एक एसिंक फंक्शन होता है, तो मुझे एसिंक यहाँ पे देना पड़ेगा, एसिंक फंक्शन। और इसका नाम जो है हम ऐसा रखते हैं जैसा इसका काम होता है, जैसे कि इस केस में हम यूज़र को रजिस्टर करवाने वाले हैं, तो हम इसका नाम देंगे रजिस्टर रजिस्टर यूज़र, ये नाम हो जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर ये वाला जो फंक्शन है ना, इसके अंदर हमें एक डायरेक्टिव ऐड करना है, यूज़ सर्वर। ये सारी चीज़ें इसी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर लिखी हैं। यहाँ पे अगर आप नीचे आके देखेंगे तो यहाँ पर ये लिखा है, आप पढ़ के समझ जाएंगे कि कैसे इसको क्रिएट करना है, यूज़ सर्वर करना है, ठीक है। और इस फंक्शन के अंदर फॉर्म डेटा मिलेगा और ये फंक्शन जो है ये सर्वर के ऊपर रन करता है, ये क्लाइंट के ऊपर नहीं रन करेगा, ये सर्वर के ऊपर रन करेगा। यहाँ पर हमें फॉर्म डेटा मिलेगा और हम कंसोल लॉग कर सकते हैं फॉर्म डेटा, इसको मैंने कंसोल लॉग कर लिया है। और यहाँ से हम जो रिटर्न करेंगे, मैं यहाँ पे एक रिटर्न कर देता हूँ एक ऑब्जेक्ट, उसके अंदर मैं लिख दूंगा मैसेज, मैसेज के अंदर हम लिख देंगे गॉट द डेटा। यहाँ से जो भी हम रिटर्न करेंगे ना, ये फ्रंट एंड तक जाएगा, ये फ्रंट एंड पे पहुंच जाएगा। अब इस फंक्शन को, इस सर्वर एक्शन को कैसे यूज करना है, इसको यूज करने के लिए हम इस फॉर्म के ऊपर एक्शन नाम की प्रॉपर्टी देते हैं। एक्शन नाम की प्रॉपर्टी के अंदर ये फंक्शन दे देंगे, बस दैट्स इट, इतना कर देना है। अब हमारे फॉर्म का जो डेटा है वो सर्वर तक पहुंच जाएगा। लेकिन अभी नहीं, अभी हमने एक चीज मिस किया है, वो ये है कि हर एक इनपुट फील्ड के ऊपर नेम प्रॉपर्टी होनी चाहिए। जैसे कि इसके केस में ये नेम वाला इनपुट है, तो नेम की वैल्यू नेम होनी चाहिए, यहाँ पर नेम की वैल्यू ईमेल होनी चाहिए, ये सारी प्रॉपर्टीज ऐड करनी पड़ेंगी। लेकिन अभी एक बार मैं बिना ऐड किए इसको यूज करके दिखाता हूँ। एक बार यहाँ पे आके हम रिफ्रेश करेंगे तो जो भी एरर थी, वार्निंग थी, वो चली गई है। एक बार हम यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करते हैं, हमने क्लिक किया, इधर हमें कुछ नहीं दिखा क्योंकि हम यहाँ पे कुछ दिखा ही नहीं रहे हैं। यहाँ पर हम नेटवर्क के अंदर आ जाएंगे, यहाँ पे एक नेटवर्क रिक्वेस्ट गई है और ये देखो हमें क्लाइंट के अंदर ये जो ब्राउज़र है ये फ्रंट एंड है हमारा, यहाँ पर हमें मैसेज दिख रहा है गॉट द डेटा। अब ये वैल्यू हमारे फ्रंट एंड तक आ रही है, लेकिन हम इसको अपने कोड के अंदर एक्सेस नहीं कर रहे हैं। ये कोड के अंदर कैसे एक्सेस करना है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें एक हुक यूज़ करना पड़ेगा, तो हमें ये वाली वैल्यू अपने फ्रंट एंड के अंदर भी एक्सेस हो जाएगी। हम एक बार बैक एंड का वो देखते हैं। बैक एंड के ऊपर देखो क्या रिसीव हुआ है, हमें फॉर्म डेटा रिसीव हुआ है, लेकिन उसके अंदर ये केवल एक्शन आईडी रिसीव हुई है, हमें और सारी वैल्यूज नहीं रिसीव हुई हैं। वो इसीलिए क्योंकि हमने नेम प्रॉपर्टी नहीं ऐड की है। यहाँ पर पेलोड के अंदर अगर हम देखेंगे तो पेलोड के अंदर केवल ये एक्शन आईडी गई है, ठीक है। ये फॉर्म डेटा यहाँ पे गया है और ये एक्शन आईडी यहाँ पे गई है। तो यहाँ पे हम नेम प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं, नेम की वैल्यू नेम हो जाएगी इस केस में, और यहाँ पर नेम की वैल्यू ईमेल हो जाएगी, यहाँ पर नेम की वैल्यू पासवर्ड हो जाएगी। बस इतना कर देंगे। अब अगर हम सबमिट करेंगे, एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ मैं। अब अगर हम सबमिट करते हैं तो यहाँ पर देखो ये रिक्वेस्ट गई है, पोस्ट रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली गई है। हम अपने फ्रंट एंड के ऊपर, फ्रंट एंड का जो हमारा कोड है, यानी कि जो HTML का कोड है, यहाँ पे हम कोई ऑन क्लिक हैंडलर या ऑन सबमिट हैंडलर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन बिहाइंड द सीन्स यहाँ पे ऑन सबमिट लग रहा है, क्योंकि बिना ऑन सबमिट लगे, बिना फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर प्रिवेंट किए ये काम हो ही नहीं सकता है। तो ये कोड के लेवल पर हमें एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर रहा है, मतलब ये हाइड कर रहा है एक तरह से कि हमको यहाँ पे इवेंट लिसनर नहीं अटैच कर रहे हैं, हम सीधा फॉर्म एक्शन एक कॉल करवा रहे हैं एक्शन प्रॉपर्टी के ऊपर, ये देखिए। लेकिन बिहाइंड द सीन्स ऑन सबमिट ही लग रहा है। इसको मैं अभी आपको दिखाता हूँ थोड़ा अच्छे से। मैं अभी अगर इसको हटा दूँ तो फॉर्म का जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है वो क्या होता है, जब भी हम सबमिट करेंगे, हमने सबमिट किया है तो ये रीलोड कर जाता है और ये क्वेरी पैराम्स के अंदर
ये सारी वैल्यूज़ अपेंड हो जाती हैं, जैसे कि नेम जो भी था, ईमेल जो भी था और पासवर्ड जो भी था, ये सब अपेंड होके ये इस तरह से चली जाती हैं। अगर हम इसका मेथड पोस्ट सेट कर देते हैं फॉर्म के ऊपर, ये सब प्योर एचटीएमएल वाली चीज़ बता रहा हूँ। मेथड अगर हम पोस्ट सेट कर देंगे, तो भी ये रीलोड होगा, यहाँ पे हम सबमिट करेंगे, रीलोड होगा, लेकिन क्वेरी पैराम के अंदर वो सारी वैल्यूज़ नहीं जाएँगी, ठीक है? वो सारी वैल्यूज़ बॉडी के अंदर चली जाती हैं। यूआरएल एन्कोडेड फॉर्मेट में वो सारी वैल्यूज़ रिक्वेस्ट एक पोस्ट रिक्वेस्ट के अंदर चली जाती हैं। अगर हम ये प्रिज़र्व लॉग करके देखेंगे, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ऑल के अंदर दिखेगा। एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ फिर से, और ये रीलोड हो जाता है, इसीलिए हमें प्रिज़र्व लॉग करना है। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो देखो फॉर्म डेटा ये सेंड हो रहा है। तो इस तरह से ये सेंड हो जाता है। लेकिन डिफ़ॉल्ट बिहेवियर फॉर्म का यही रहता है कि ये फॉर्म रीलोड हो। हमने ये क्लिक किया, पूरा फॉर्म नहीं, पूरा पेज ही रीलोड होता है। जैसे ही हम यहाँ पे नेक्स्ट.जेएस का, ये नेक्स्ट.जेएस का चीज़ है, ऐसा एक्शन जो प्रॉप होता है, एक्शन प्रॉप के अंदर जो डिफ़ॉल्ट वाला प्रॉप होता है, एचटीएमएल के अंदर भी एक्शन नाम का प्रॉप होता है। वहाँ पर हम एंड पॉइंट डालते हैं, किस एंड पॉइंट के ऊपर कॉल करना है आपको, ठीक है? उस एंड पॉइंट के ऊपर ये ऑटोमेटिकली कॉल कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे अगर कोई वेबसाइट डाल दूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं procoder.com डाल देता हूँ। एक बार मैं यहाँ पर procoder.com डाल दूँगा, तो ये procoder.com के ऊपर चला जाएगा। क्वेरी पैराम के अंदर वो ऑटोमेटिकली ऐड करके procoder.com के ऊपर चला जाएगा। ये देखो, तो ये देखो मैंने ये किया procoder.com और फिर क्वेरी पैराम के अंदर ये सारी वैल्यूज़ ऐड कर दी हैं इसने, ठीक है? इस तरह से ये कर देता है। ये डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है फॉर्म का, एचटीएमएल के लेवल पर मैं आपको बता रहा हूँ। जो एक्शन की वैल्यू होती है, वो हम एक स्ट्रिंग डालते हैं, एक यूआरएल स्ट्रिंग, एक यूआरएल डालते हैं। लेकिन नेक्स्ट.जेएस क्या करता है, हमें एक फंक्शन डालने की सुविधा प्रोवाइड कर देता है, जो कि कुछ नहीं है, बस एक एब्स्ट्रैक्शन है। बिहाइंड द सीन्स ये ऑन सबमिट इवेंट हैंडलर ही ऐड करता है। कैसे ऐड करता है, मैं आपको ये भी दिखाता हूँ। तो मैं बैक आ जाऊँगा यहाँ पे। हमने जैसे ही एक्शन ऐड किया, अब हम जब सबमिट करेंगे तो हमारा फॉर्म रीलोड नहीं होगा। यहाँ पर हमने किया, और ये एक एजैक्स रिक्वेस्ट बोल सकते हैं या फेच रिक्वेस्ट बोल सकते हैं। देखो फेच का फ़िल्टर लगाएँगे तब भी ये दिख रहा है। एक फेच रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली भेज देता है। अब ये एक इवेंट लिसनर अटैच कर रहा है। आप कैसे मानेंगे कि एक इवेंट लिसनर ऐड कर रहा है? ऑन क्लिक इवेंट लिसनर ऐड हो रहा है यहाँ पे। तो दिखाता हूँ मैं अभी आपको, कहीं न कहीं होगा यहाँ पे। हम फॉर्म कंपोनेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं, इवेंट लिसनर्स के अंदर आएँगे, और मैं एंसेस्टर्स को अगर कमेंट आउट कर देता हूँ, तो हमें कोई इवेंट्स नहीं दिख रहे हैं। हम इसको चेक्ड रहने देंगे। फॉर्म को हमने मतलब सेलेक्ट किया है। बाय डिफ़ॉल्ट ये स्टाइल्स टैब ओपन रहता है। मैं इवेंट लिसनर्स टैब के अंदर आ जाऊँगा। अगर आपके सिस्टम में नहीं दिख रहा है, तो आप यहाँ पे क्लिक करना। इस तरह से आपको ड्रॉप डाउन के अंदर दिख जाएगा। इवेंट लिसनर के अंदर आपको यहाँ पर आना है, ठीक है? और यहाँ पर सबमिट इवेंट ढूँढना है। ये देखो सबमिट इवेंट है ना? ये 2 डॉक्यूमेंट के ऊपर लगे हैं, जो कि फॉर्म के सबमिट को डॉक्यूमेंट के ऊपर कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है? अभी अगर हम सबमिट करते हैं तो हमारा पेज रिलोड नहीं होता है। देखो नेटवर्क रिक्वेस्ट जा रही है, मैं 2 बार यहाँ पे क्लिक किया, ये दोनों बार यहाँ पे नेटवर्क रिक्वेस्ट जा रही है। अभी हम यहाँ पे आ जाते हैं और इन दोनों को रिमूव कर देते हैं। सबमिट हैंडलर्स को हमने रिमूव कर दिया। अब आप देखना, हमारा पेज रिलोड होगा जैसे एचटीएमएल का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर होता है। मैंने ये क्लियर कर दिया, मैं सबमिट करता हूँ, ये देखो हमारा पेज रिलोड हो रहा है, कोई एजैक्स रिक्वेस्ट नहीं जा रही है। अब रिलोड हुआ तो दोबारा से वो इवेंट लिसनर अटैच हो जाएगा और दोबारा से रिक्वेस्ट जाने लगेगी, कि रिलोड हो गया पेज हमारा, है ना? तो सारा कोड फिर से रन हो गया, सारा इवेंट लिसनर फिर से अटैच हो गया। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि ये बिहाइंड द सीन्स कैसे वर्क कर रहा है। ये कुछ भी नहीं कर रहा है, बस ये बिहाइंड द सीन्स ऑन सबमिट इवेंट हैंडलर ही अटैच कर रहा है। डायरेक्टली इसके ऊपर नहीं, डॉक्यूमेंट के ऊपर अटैच कर रहा है, लेकिन इसके सबमिट इवेंट को वो कैप्चर कर रहा है। वहाँ पर कैप्चर करके फिर वो फॉर्म के डेटा को सबमिट करवा रहा है, ठीक है? तो हमने यहाँ से सबमिट किया है फॉर्म डेटा अपने क्लाइंट से, और एक रिक्वेस्ट के थ्रू ये बैकएंड के ऊपर आता है। अब हम देखते हैं बैकएंड के ऊपर, तो ये देखो हमने नेम और वो नेम की वैल्यू सबकी सेट कर दी थी ना, नेम की वैल्यू नेम, ईमेल की वैल्यू ईमेल, ठीक है? और पासवर्ड की वैल्यू पासवर्ड हमने सेट कर दी थी।
अब यहाँ पर हम सर्वर के ऊपर देख रहे हैं, ये सर्वर का कंसोल है। ये जो कंसोल दिख रहा है VS कोड के अंदर, ये सर्वर का कंसोल है और यहाँ पर हमें ये वैल्यू दिख रही है। ठीक है, यहाँ पर हम ये वैल्यू को रिसीव कर पा रहे हैं। तो ये है मोस्ट बेसिक तरीका एक सर्वर एक्शन को क्रिएट करने का और यूज करने का, सबसे सिंपल तरीका। और इस चीज को हम एक दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं, वो ये है कि हम एक्शन प्रॉप यहाँ पर ना दें, इसके अंदर जो बटन है जिसका यूज करके हम सबमिट करने जा रहे हैं, इस बटन के अंदर हम फॉर्म एक्शन नाम की प्रॉपर्टी दे देंगे। फॉर्म एक्शन नाम की प्रॉपर्टी और रजिस्टर यूजर, ये चीज सेट कर देंगे। ये चीज सेट करते ही एग्जैक्ट वैसे ही बिहेवियर रहेगा जैसा पहले था। एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, देखो हमने सबमिट किया और ये रिक्वेस्ट जा रही है बिहाइंड द सीन, हमारा पेज रिलोड नहीं हो रहा है। देखो हमने सबमिट किया और ये रिक्वेस्ट गई यहाँ पे, देखो यहाँ पे हमें डेटा रिसीव हुआ है। और इस केस में हमें फॉर्म आईडी भी नहीं मिल रही है, ये तो पहले मैंने नोटिस भी नहीं किया था। जब हम ऊपर डालते हैं, फॉर्म के ऊपर डालते हैं तो ये एक्शन आईडी मिलती है एक, यहाँ पर एक्शन आईडी नहीं मिल रही है, केवल फॉर्म डेटा मिल रहा है। अगर हमें एक एक वैल्यू को एक्सेस करना है यहाँ पर, तो ये फॉर्म डेटा जो ब्राउज़र के अंदर होता है ना, उसी टाइप का ये फॉर्म डेटा मिलता है। इसके ऊपर डायरेक्ट अगर हम नेम या ईमेल करेंगे तो हमें वैल्यूज़ नहीं मिलेंगी। अभी देखो मैं सबमिट करके दिखाता हूँ। सबमिट किया मैंने, यहाँ पर ये अनडिफाइंड आता है। हमें अगर नेम वैल्यू चाहिए तो हम इस तरह से डॉट गेट मेथड को यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम ऐसे गेट कर सकते हैं नेम, ईमेल और पासवर्ड, इसको हम गेट कर सकते हैं। एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, सबमिट करूँगा तो यहाँ पर ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। ठीक है, अगर आप प्लेन ऑब्जेक्ट सेंड करना चाहते हैं ताकि हम डॉट गेट ना करके सीधा डॉट नेम डॉट ईमेल इस तरह से कर सकें, वो भी हम कर सकते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब ये कोड जो है, इस कोड के अंदर हम कोई भी डेटाबेस लेवल का काम करवा सकते हैं, कोई भी सेंसिटिव काम करवा सकते हैं, क्योंकि ये कोड सर्वर के ऊपर रन करेगा। ये कोड कभी भी क्लाइंट के ऊपर नहीं जाएगा, ब्राउज़र के ऊपर नहीं जाएगा। आप इसको चाहें तो वेरीफाई कर सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं, जो भी बंडल आता है वहाँ पर आपको कहीं भी ये वाला कोड नहीं दिखेगा। प्योरली सर्वर के ऊपर रन करता है। यहाँ पर हम डेटाबेस कॉल कर सकते हैं, यहीं पर हम डेटाबेस को इंपोर्ट करके यहीं पे हम डेटाबेस कॉल कर सकते हैं और हम यूज़र को रजिस्टर भी करवा सकते हैं। लेकिन अभी हम नहीं करवाएंगे, हम अपने इस कंपोनेंट को क्लाइंट कंपोनेंट फिर से बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर हम कैसे सर्वर एक्शंस को यूज़ कर सकते हैं वो करके देखेंगे। अगर मैं अभी इसको यूज़ क्लाइंट बना दूँ, यूज़ क्लाइंट ऐसे, तो हमें एक एरर आएगी कि हम सर्वर एक्शंस को क्लाइंट कंपोनेंट के अंदर नहीं यूज़ कर सकते हैं। ये है, ये क्या है, इट इज़ नॉट अलाउड टू डिफाइन यूज सर्वर एनोटेटेड सर्वर एक्शंस इन क्लाइंट कंपोनेंट्स। ये एरर है कि क्लाइंट कंपोनेंट्स के अंदर हम सर्वर एक्शंस नहीं डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, और कैसे कर सकते हैं यहीं पर लिखा है, टू यूज सर्वर एक्शंस इन अ क्लाइंट कंपोनेंट यू कैन आइदर एक्सपोर्ट देम फ्रॉम अ सेपरेट फाइल with use server on the top और pass them through props from server component। ठीक है, तो ये दो तरीके हैं कि हम एक फाइल क्रिएट कर सकते हैं, और यही वाला सबसे बेस्ट तरीका होता है, यही सब यूज करते हैं। या तो ऐसे कर सकते हैं, या तो हम एक पेरेंट कंपोनेंट से हम एज अ प्रॉप पास कर सकते हैं, जो कि एक सर्वर कंपोनेंट होगा। लेकिन इस केस में तो हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा ये मेन कंपोनेंट है, हमारा पेज वाला कंपोनेंट है, यहाँ पर कोई इसका पेरेंट तो है नहीं। तो हमें ये वाला तरीका यूज़ करना पड़ेगा, एक फ़ाइल क्रिएट करके इसको एक सेपरेट फ़ाइल के अंदर रखना पड़ेगा सर्वर एक्शन को। तो ये चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में करके देखेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको सर्वर एक्शंस का बेसिक समझ में आ गया होगा कि कैसे फंडामेंटल लेवल पर सर्वर एक्शंस काम करते हैं। कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही सिंपल काम है, बस थोड़ा-सा समझने में मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर नेक्स्ट स्टेजेस जो है ना, फ्रंट एंड बैक एंड का सबका कोड एक ही फाइल के अंदर मिला के रख देता है। इसीलिए सर्वर एक्शंस को समझना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, क्योंकि इसमें से ये वाला कोड सर्वर के ऊपर रन करता है, ये वाला कोड भी सर्वर के ऊपर रन करता है, लेकिन क्लाइंट के ऊपर भी रन करता है, जाके एग्जीक्यूट होता है और क्लाइंट के ऊपर ही पूरा सब कुछ दिखता है। तो थोड़ा सा वो होता है, थोड़ा सा मुश्किल होता है,
लेकिन हम इसको सेपरेट फाइल के अंदर जब रख देंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा और इसको हम क्लाइंट कंपोनेंट बना देंगे। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। आप ऐसे सीखते रहिए, पढ़ते रहिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।